साथियों नमस्कार। साथियों, हाई कोर्ट बॉम्बे की बेंच औरंगाबाद का एक इम्पोर्टेंट डिसीजन रिट पिटीशन 175/21 जो विद सिविल एप्लीकेशन नंबर 1982/22 इसमें डिसीजन आया है 14 दिसंबर 24 का। और ये डिसीजन टोटल 19 पॉइंट्स इसमें है और ये डिसीजन में इस वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। तो साथियों, ये जो डिसीजन है बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन है और उसमें कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि जो एम्प्लॉइज बैंकों से, पब्लिक सेक्टर बैंकों से और डेपुटेशन पे जाते हैं डीआरटी में या डीआरएटी में, तो वहाँ उनका पे फिटमेंट जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्केल्स के अकॉर्डिंग होता है और उस पे फिटमेंट में स्पेशल अलाउंस को कंसीडर किया जाना है। ये डिसीजन कोर्ट ने दिया है और ये जो पूरा मसला है इसमें 3 बैंक एम्प्लॉय ने ये पिटीशन दायर की थी। एक पंजाब नेशनल बैंक से है और बैंक में 6/11/17 को उन्होंने ज्वाइन किया था और उनको डेपुटेशन पर डीआरटी में भेजा गया था, डीआरटी औरंगाबाद में। दूसरे जो एम्प्लॉय थे वो सिंडिकेट बैंक थे जो अब केनरा बैंक में मर्ज हो गया है और उनकी बैंक में ज्वाइनिंग डेट 18/12/2006 थी और 30/6/2020 को वो डेपुटेशन पर डीआरटी में भेजे गए थे। और जो तीसरे एम्प्लॉय में इलाहाबाद बैंक के जो इंडियन बैंक में मर्ज हो गया, 23/3/92 उनकी बैंक में ज्वाइनिंग डेट थी और 19/8/19 को उनको डेपुटेशन पर डीआरटी में भेजा गया था। तो साथियों, इसमें जो पिटिशनर, ये तीनों पिटिशनर थे और जो पार्टी बनाई गया था उसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डीआरटी औरंगाबाद को, इनको पार्टी बनाया गया था और इन्होंने ये मसला उठाया था कि उनकी पे फिटमेंट में स्पेशल अलाउंस को कंसिडर नहीं किया जा रहा है। तो इसमें जो साथियों पॉइंट नंबर 8 है उसमें जो वकील डीआरटी औरंगाबाद की तरफ से थे तो उन्होंने जो इसके पक्ष में तर्क दिए, यानी कि स्पेशल अलाउंस को क्यों नहीं कंसिडर किया जा रहा है पे फिटमेंट के लिए, तो उसको मैं उल्लेख करना चाहूँगा। और इसमें पॉइंट नंबर 8 में आप देखिए लिखा है कि द लर्नेड एडवोकेट मिस्टर दवे रेफरिंग टू द एफिडेविट इन रिप्लाई ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 1 and 2 and sir rejoinder filed by them submits that the petitioners are confusing between special pay and special allowance. Special allowance was never to be a part of pay. Even the bipartite settlements deals with special allowance separately and not as a pay but as its component. It is an attempt to mislead the court. However, he would not dispute that the employees of the banks like the petitioners are entitled to have a special allowance as per the settlement. He would submit that the impugned communication is mere reiteration or a clarification and does not seek to change the extant scenario when the petitioners were drawn for serving with the DRT and DRAT. He would submit that special allowance was never meant to be merged with basic salary and no fault can be found with the impugned communication. Mr. Dave would lastly submit that it is only pursuant to the option exercised by the petitioners on being shown their readiness to be sent on deputation that their respective banks have relieved them and being on tenure posts, they are not entitled to claim fixation of their pay by adding such special allowance to the basic. तो यानी जो डीआरटी का जो एडवोकेट थे उनका कहना था कि वो स्पेशल अलाउंस को पे फिक्सेशन के लिए बेसिक पे
ट्रीट किए जाने के लिए हकदार नहीं है। अर्थात स्पेशल अलाउंस को उनके पे फिटमेंट के पर्पज के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये डीआरटी के एडवोकेट का सबमिशन था। तो साथियों, ये इसमें दो लेटरों का हवाला दिया गया है। एक लेटर 24/11/2009 का है और ये जो लेटर है वह डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया था और दूसरा लेटर है 1/10/2020 को। तो जो 24/11/2009 का लेटर है उसका उल्लेख पॉइंट नंबर 11 में कोर्ट ने किया है। उसको मैं आपको बताता हूँ। 11 नंबर पॉइंट में लिखा है, इट इज नेसेसरी टू नोट दैट बाय ए लेटर कम्युनिकेशन डेटेड 24/11/2009 issued by the Ministry of Finance, all the presiding officers of the DRT and registrars of DRATs were informed as under. I am directed to say that the bank officers have been appointed on deputation basis to the DRT and DRAT, and they are being paid the salary as applicable to the officers of the DRTs and DRATs on exercising their option for the same. In the public sector bank, the basic pay, stagnation increment, professional qualification pay, fixed personal pay, etc. qualify for the purpose of DA, HRA and superannuation benefits. This department has received some references that certain pay components like professional qualification pay, fixed personal pay, etc. paid to bank officers by their parent offices are not being considered for the purpose of pay fixation in DRT, DRATs. Accordingly, the matter was taken up with IFU of Ministry of Finance, and it has been decided that while determining pay in the bank, all pay on which DA was being paid should be treated as basic pay for the purpose of fixation of pay in the DRT. For this purpose, a last pay certificate giving breakup of pay and allowances drawn at the time of deputation should be obtained from the respective bank, and the bank should certify that DA was being paid on the basic pay, stagnation increment, etc. इस लेटर में ये उल्लेख किया गया है कि जिस भी कंपोनेंट पे डीए दिया जा रहा है, all pay on which DA was being paid should be treated as basic pay for the purpose of fixation of pay in the DA. यानी अगर किसी कंपोनेंट पे डीए दिया जा रहा है तो वो कंपोनेंट पे फिक्सेशन के लिए कंसिडर किया जाना है। ये इस 24/11/2009 का जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लेटर है उसमें उल्लेखित है। और उसके बाद 1/10/2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस ने इस पुराने लेटर को कोट करते हुए एक नए डायरेक्शन जो है भेजी। वो पॉइंट नंबर 13 में कोर्ट ने उल्लेखित किया है। तो पॉइंट नंबर 13 इस तरह से है कि इट सीम्स दैट इम्पैक्ट कम्युनिकेशन डेटेड 1/10/2020 हैज बीन इशूड अंडर misconception of the facts and would be rather inconsistent with the communication dated 24/11/2002. It seeks to change the conditions of the employment adversely after the petitioners opted for deputation and joined DRT. The impugned communication letter reads as under. क्या है उसमें? A clarification was also issued via this office letter नंबर इतना dated 24/11/2009 regarding admissibility of pay components like professional qualification pay, fixed personal pay, etc. paid to bank officers by their parent banks. It was clarified that all pay on which DA was being paid should be treated as basic pay for the purpose of fixation of pay. ये तो पुराने जो लेटर में उन्होंने लिखा था उसकी बात है। उसके बाद में वो लिखते हैं कि इंस्टांसेस have come to the notice of department that some of DRT DRATs are allowing the component of special allowance drawn by bank officers in their parent banks for pay fixation purpose in DRT. Such fixation where the component of special allowance has been incorrectly taken into account while determining the pay in the central government pay structure in some of the DRTs
has also come under the scrutiny of audit. As such, special allowance is not pay and is also not to be treated as pay for the purpose of determining pension, including NPS, PF and gratuity in the parent bank as per the bipartite settlement dated 25 मई 2015। तो इसमें जो है उन्होंने पुराने डायरेक्शन को चेंज करते हुए, पुराने डायरेक्शन में तो ये था कि जिस भी कंपोनेंट पे डीए दिए जा रहा है उसको पे फिक्सेशन के लिए ट्रीट किया जाना है, और इसमें उन्होंने चेंज कर दिया कि जो स्पेशल अलाउंस है जो बैंक ऑफिसर्स को एज पर बाईपार्टेड सेटलमेंट 25 मई 2015 के अनुसार भुगतान किया जा रहा है और जो एनपीएस, पीएफ और ग्रेच्युटी के लिए भी एलिजिबल नहीं है, तो उसको पे फिक्सेशन के लिए भी कंसिडर नहीं किया जाना है। ये डायरेक्शन 1/10/2020 के लेटर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जारी की है। लेकिन इन दोनों फैक्ट्स को कोर्ट ने कंसीडर करते हुए जो कोर्ट ने अपना डिसीजन रखा, वो कोर्ट ने जो माना वो पॉइंट नंबर 15 में आप देखिए कि इन लाइट ऑफ अबव द इम्पैक्ट कम्युनिकेशन टू द extent it directs pay fixation to be done excluding a special allowance being received by the employees of bank which are posted in the DRTs on deputation being arbitrary and inconsistent with the communication dated 24/11/2009. The former is liable to be struck down to the extent। कोर्ट ने ये मान लिया कि ये आर्बिट्रेटरी है, मतलब ये एक तरफा है और इनकंसिस्टेंस उससे तारतम्य रखते हुए नहीं। तो उसके बाद कोर्ट ने जो है 16 नंबर पॉइंट में लिखा कि हाउएवर द प्रेयर क्लास बी, हाँ इस चीज को तो कोर्ट ने मान लिया कि स्पेशल अलाउंस को पे फिक्सेशन के पर्पज से कंसिडर किया जाना है, लेकिन एक जो दूसरी अपील दूसरा जो पार्ट बी था उनकी पिटिशनर्स की अपील का, और उसमें 16 नंबर पॉइंट में जो मेंशन है कि हाउएवर द प्रेयर क्लास बी ऑफ द पिटिशन डज नॉट सीम टू बी आर्टिकुलेटेड एप्रोप्रिएटली इट रीड्स एज अंडर। तो वो पार्ट बी क्या था पिटिशन का कि बाई इश्यूइंग एप्रोप्रिएट रिट आर डायरेक्शन द डायरेक्शंस इन द लेटर डेटेड 1/10/2020 which states that special allowance is not pay and is not to be treated as pay for the purpose of determining pension including NPS, PF and gratuity in the parent banks as per the bipartite settlement dated 25/5/15 be quashed and set aside being contrary to the bipartite settlement। तो अपील में जो पार्ट बी था, जो क्लॉज बी था, उसमें ये भी था कि जो 25/5/15 को 10वां द्विपक्षीय समझौता साइन हुआ था, तो 10वें द्विपक्षीय समझौते में ये जो प्रावधान था जो स्पेशल अलाउंस है वो पे नहीं है, और पे नहीं होने के कारण इसको एनपीएस, पीएफ और ग्रेच्युटी के लिए भी एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो इसको जो क्वेस्ट करने की जो डिमांड थी पिटिशनर्स की वो कोर्ट ने नहीं मानी। और आगे जो इसमें लिखा है कि द होल आर्गुमेंट बाय मिस्टर देशमुख ऑन बिहाफ ऑफ पिटिशनर्स वाज मेनली डायरेक्टेड अगेंस्ट एन अटेम्प्ट टू एक्सक्लूड स्पेशल अलाउंस व्हाइल मेकिंग पे फिक्सेशन ऑफ द पिटिशनर which the respondent are seeking to justify in their affidavit in reply and serve rejoinder. As is mentioned here above, exclusion of special allowance for the purpose of determination of pension including NPS, PF and gratuity is part of bipartite settlement and even the subsequent settlement which facts even Mr. Deshmukh conceived. Mr. Deshmukh उसमें पिटिशनर की तरफ से एडवोकेट थे। तो 17वें नंबर में जो पॉइंट में कोर्ट ने लिखा है कि रिट पिटिशन इज अलाउड पार्टली, उन्होंने पार्टली मतलब इस चीज को तो कोर्ट ने मान लिया कि पे फिक्सेशन के लिए जो स्पेशल अलाउंस है उसको कंसिडर किया जाना है। और पॉइंट नंबर 18 में भी कोर्ट ने इसको लिखा है कि द डायरेक्शन इन द लेटर डेटेड 1/10/2020, 1/10/2020 का जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो लेटर था, to the extent it directs to the special allowance to be excluded
फॉर पे फिक्सेशन इज क्वेस्ट कि 1/10/2020 का जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का लेटर था और जिसमें ये डायरेक्शन दिए गए थे कि स्पेशल अलाउंस को एक्सक्लूड कर दिया जाए पे फिक्सेशन के लिए, मतलब पे फिक्सेशन में स्पेशल अलाउंस शामिल नहीं किया जाए। तो उस डायरेक्शंस को कोर्ट ने ट्रेस कर दिए एंड सेट असाइड। इट इज आगे कोर्ट ने लिखा है इट इज डिक्लेयर्ड that the petitioners are entitled to fixation of their pay on their respective post on deputation with respondent number 3 DRT in accordance with the communication dated 24/11/2009। अब कम्युनिकेशन डेटेड 24/11/2009, देखिए जो 24/11/2009 का जो कम्युनिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और जिसका उल्लेख पॉइंट नंबर 11 में किया गया है, ठीक है ना। तो ये जो कम्युनिकेशन है वो कहता है कि जो भी कंपोनेंट पे डीए मिल रहा है उसको बेसिक पे फिटमेंट के लिए कंसिडर किया जाना है। तो इस चीज को कोर्ट ने स्टैंड रखा है। अब साथियों सवाल ये है कि कोर्ट ने ये मान लिया कि स्पेशल अलाउंस को कंसिडर किया जाएगा जो डीआरटी डीआरएटी में एम्प्लॉयज डेपुटेशन पर जाएंगे उनकी पे फिटमेंट के पर्पज से। अब साथियों देखिए, यदि उनकी पे फिटमेंट स्पेशल अलाउंस को कंसीडर करके होती है तो उस पे जो पीएफ कटेगा, और सपोज वो एम्प्लॉय एक एनपीएस एम्प्लॉय है, क्योंकि 1 अप्रैल 2010 के बाद में जो भी एम्प्लॉय बैंक में भर्ती हुए हैं वो सब एनपीएस एम्प्लॉय है, वो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं। तो उनको जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन मिलेगा, जो उस नई जो फिटमेंट की हुई उनकी पे है उस पर जो पीएफ कटेगा उसमें मिलेगा। तो इसका मतलब उनको इनडायरेक्ट वे में स्पेशल अलाउंस का बेनिफिट मिल जाता है। इसी तरह से कोई एम्प्लॉय यदि सर्विस के अपने लास्ट 10 मंथ्स में डेपुटेशन पे जाता है और स्पेशल अलाउंस को कंसीडर करते हुए उसकी पे फिटमेंट होती है तो उसकी पेंशन भी अकॉर्डिंगली ही बढ़ेगी। तो इस तरह से उस स्थिति में जो एम्प्लॉय है, दो स्थिति मैंने बताई, एक तो जो लास्ट सर्विस के लास्ट 10 मंथ्स में जो डेपुटेशन पे जाता है, और जो एनपीएस एम्प्लॉय है वो कभी भी डेपुटेशन पे जाता है, तो उनको जो पे फिटमेंट होगा उसमें स्पेशल अलाउंस कंसिडर किया जाएगा। उनका जो पीएफ कटेगा एनपीएस के केस में उसको एनपीएस कंट्रीब्यूशन उसी दर पे मिलेगा, यानी बढ़ी हुई दर पे मिलेगा। तो मेरा कहना है कि इन दो स्थितियों में एम्प्लॉयज को स्पेशल अलाउंस का बेनिफिट मिल रहा है, और स्पेशल अलाउंस का एनपीएस कंट्रीब्यूशन का भी बेनिफिट मिल रहा है और पेंशन फिटमेंट का बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन अदर केसेज में अदर एम्प्लॉयज को ये बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। तो मेरा जो बैंकिंग एजेंट्स है उनसे आग्रह है कि इस केस को स्टडी करके और इसमें जो भी एम्प्लॉयज हैं, क्योंकि जो 10वें द्विपक्षीय समझौते के बाद में जो स्पेशल अलाउंस का कंसेप्ट आया है और उस पर जो एनपीएस ग्रेच्युटी और पीएफ का जो लॉस हर कर्मचारी को उठाना पड़ रहा है, तो इसमें क्या अपील की जा सकती है, क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, किस तरह से इस इश्यू को रिजोल्व किया जा सकता है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है ताकि सभी कर्मचारी लाभान्वित हो सके। धन्यवाद।